तो वेलकम गाइस। आज हम लोग एक नए सेगमेंट की ओर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज के सेगमेंट में हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग करना सीखेंगे। थोड़े से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि आपको इंटायर सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ आता नहीं है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको आज काफी डिटेल में सीखने वाले हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को आप फेयर वैल्यू मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। फेयर वैल्यू कैलकुलेशन हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखने वाले हैं। देखिए, जब कभी भी फ्यूचर में कैश फ्लो इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूचर में आपको कोई फंड फ्यूचर में रिसीव होने वाला हो, ठीक है, तो आप मुझे सिंपल सी बात ये बता सकते हैं कि अगर आपको कोई आज पे करे या फ्यूचर में पे करे, what will be more valuable for you? For today you are going to receive the money, और या अगर आपको कोई फ्यूचर में कोई देने वाला है सो वो मोर वैल्यूएबल है। तो सभी का एक ही कहना होना चाहिए कि सर अगर हमें आज पैसा मिल जाए तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वर्थ रखता है। ये बात सभी अग्री करेंगे, यस सर। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, जी सर। और दूसरा, हमेशा फ्यूचर में मिलने वाले पैसे में क्या होती है, रिस्क होती है। कि हो सकता है ना कि वो पैसा फ्यूचर में आपको नहीं मिले। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और सेकंड चीज क्या है, रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जी सर। तीसरा सर इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही बोलते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से चीजें समझाऊंगा, फिर हम पूरे डिटेल इसको समझेंगे। लेट से आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो गुड्स बाय करना चाहता है आपसे, और कस्टमर ए है और एक कस्टमर बी है, और लेट से आपके प्रोडक्ट मोबाइल आप बेचते हैं। कस्टमर ये बोलता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, इंस्टॉलमेंट में करूंगा, और वो बोलता है कि मैं आज ही करूंगा। तो आप बताइए दोनों की सेल प्राइस में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली सर, कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करने वाला है और कोई में आज पेमेंट करने वाला है, तो जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा कहीं ना कहीं हम उसकी प्राइस हायर रखेंगे। तो इस हायर प्राइस के अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक होगा रेवेन्यू एलिमेंट और एक हमेशा होगा इंटरेस्ट एलिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर, कि इंटरेस्ट एलिमेंट अलग होगा और रेवेन्यू एलिमेंट अलग होगा। ये बात आपको अभी समझ में आ गई होगी, जी सर। रेवेन्यू एलिमेंट अलग होता है, इंटरेस्ट एलिमेंट अलग होता है। लेकिन रेवेन्यू और इंटरेस्ट को हम यहां पर फाइनेंस फाइनेंस के नाम से बोल सकते हैं सर, फाइनेंस इनकम। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के रूल अलग होते हैं और फाइनेंस इनकम को रिकॉर्ड करने के रूल्स अलग होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर फाइनेंस इनकम को तो हम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करते हैं, टाइम के कांस्टेंट। लेकिन रेवेन्यू को हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? कि सर आपने बोला कि रेवेन्यू तो हम ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, अगर जब हमने हमारा ऑब्लिगेशन दे दिया, यानी मैंने अगर आपको गुड सेल कर दिया तो मैंने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुका हूं। लेकिन मैं फाइनेंशियल इनकम को तो तभी रिकॉर्ड करूंगा ओवर द पीरियड। फाइनेंशियल इनकम को कभी भी इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यस सर, कि रेवेन्यू हमेशा इमीडिएटली रिकॉर्ड होती है और फाइनेंस इनकम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो हमने आज के इस पूरे सेगमेंट में इस अकाउंटिंग को ही सीखना है कि हमें रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग और फाइनेंस की इनकम को अलग अलग पीरियड में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो यहां मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर एक्स आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें आपसे गुड्स बाय करना है। आपने उनको बोला कि हम आपको गुड्स 120 में सेल करेंगे। उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे 120 में सेल करोगे, मैं आपको 40 40 की 3 इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूं।
और मान के चलिए जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां पर इंटरेस्ट की रेट 10%। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट, तो आप सभी ये मानते हैं कि इस 40 40 40 में कौन से दो एलिमेंट शामिल हैं? कौन से दो एलिमेंट शामिल हैं? इसमें सर दो एलिमेंट शामिल हैं, रेवेन्यू प्लस इंटरेस्ट। जी सर, इसमें दो एलिमेंट शामिल हैं, एक है रेवेन्यू प्लस इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है, रेवेन्यू को अलग करना है और इंटरेस्ट को अलग करना है। जी सर। अब हम दोनों को अलग अलग कैसे करें? तो अगर हम सिंपल सी बात करें, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा है या अलग से जोड़ना पड़ेगा? क्वेश्चन ये है आपसे, इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है या अलग से हमें जोड़ना पड़ेगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो सर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तभी तो हमने उससे 40 40,000 लिए हैं। तो हमें यहां पर दो चीजों को डिफरेंशिएट करना है। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं हमारी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। बिकॉज वो हमें 1 ईयर बाद 40 देना है, सेकेंड टाइम 40 देना है, थर्ड ईयर में 40 देना है। तो दिस इज अवर फ्यूचर वैल्यू। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आप बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो हमने बचपन में सीखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर n। एक मैथ्स का छोटा सा फॉर्मूला है कि आज जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझने में किसी को कोई दिक्कत? कि सर आपने क्या लिखा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r, मतलब अगर इस प्रेजेंट वैल्यू में हम, तो क्वेश्चन में तो हमें सर 40,000 दिया हुआ है जो कि फ्यूचर वैल्यू, हम इक्वल टू करें, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है। 1 हमारे पास गिवन है, r हमारे पास 0.1 है, और उसकी पावर हम क्या करें, 1 कर दें। तो अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व कर ले तो ये पहले पहले साल के बाद फिगर आ जाएगा। दूसरे में भी हम यही कर सकते हैं, लेकिन बस दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तीसरे में भी हम कर लेंगे। तो हमें सिर्फ लॉजिक समझना है, हमें ऐसा हम कर लेंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व कर ले तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे समझ पहुंच जाएंगे। और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो और फ्यूचर वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन हो, तो बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? लॉजिक से अगर सॉल्व करें तो सर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम फाइनेंस इनकम बोलते हैं, तो सर कर सकते हैं ऐसा, 40,000 डिवाइडेड बाई 1 + 0.10 की पावर 1 कर दो। तो ये आ गया। इसी तरीके से 40,000 डिवाइडेड बाई 1.10, यहां मैं पावर क्या कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ। अगेन 40,000 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई, अब हम यहां पर अगर फॉर्मूला ही कॉपी कर दें, हमने यहाँ पे क्या किया, कई बच्चे फॉर्मूला मिस्टेक कर देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर, यहाँ 3 आएगा ना, ये हमने निकाल लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सर आपको फ्यूचर वैल्यू तो 40,000 पहले से ही पता थी।
बीच का डिफरेंस, दिस माइनस दिस माइनस दिस दिस। कैलकुलेशन ठीक है ना? सो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं सर? क्या हमें एग्जाम में ये सारी चीजें दी होंगी? बेटा एग्जाम में क्या दिया है क्या नहीं मैटर नहीं होता, हमें उसका इंटरप्रिटेशन पहले सीखना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकस ऑन कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन नहीं सीखना है। अगर मैं आपको यहां पर, सीधी बात है, कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूं कि मुझे कैलकुलेशन, मैं आपको लॉजिक पहले बताने आया हूं। क्योंकि अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेशन करके क्या करोगे? अब जैसे यहां पर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोलते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे वन, अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, 1/1.10 की पावर, थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कई बच्चों को एक्सेल नहीं आएगा चलाते, लेकिन कैलकुलेटर जरूर चलाते आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनको एक्सेल चलाते ना आता हो। ठीक है, तो यहां पर शायद हमारा फॉर्मूला हमने गलत लिख लिया था, है ना? ठीक था, नहीं ठीक था। ये यूएस सीपीए फार में आपको काफी काम आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया क्या कर रहे हैं सर हम ये? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? कुछ नहीं किया बेटा, आपने ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है। सिंपल सी बात है, उसको हमने, तो हम सर ये जो कह सकते हैं कि ये इंटरेस्ट एलिमेंट है, तो हम अगर ये प्रेजेंट वैल्यू एलिमेंट है, इसका अगर मैं टोटल लगा दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज माय रेवेन्यू? और इसका अगर मैं टोटल लगाता हूं तो दिस इज माय फाइनेंस इनकम। यहां लगा लो टोटल। और रेवेन्यू और फाइनेंस इनकम का टोटल, आपका टोटल लगे। क्या मुश्किल काम था? कि एक और आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी सोच सकते हैं आप। चलो थोड़ा सा सर डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचते हैं। लेट से आपके पास आज $10,000 है। आप बैंक के पास जाते हैं डिपॉजिट करने। बैंक बोलता है हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो आपको आज से 1 साल बाद कितना मिलेगा? 11,000। जी सर। 2 साल बाद कितना मिलेगा बताओ? 2 साल बाद आप इसके ऊपर और इंटरेस्ट लगा दोगे ना? 3 साल बाद कितना मिलेगा? इसके ऊपर आपने फिर 1.1 लगा। तो ये सब चीजें क्या हैं? दिस इज फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है? और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, तो आपको पता है कि आपने 10,000 डिपॉजिट किए थे, तो आपने क्या किया? 11,000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट आपने डिवाइड कर दिया। 10,000 पे आप पहुंच गए। अब आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। 1,000 आपका इंटरेस्ट। अब ये आपका 12,100 ये 2 साल बाद मिला था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 1.110 की पावर। ये भी देखिए, ये 2 साल बाद जो पैसा मिला था, तो हमें फ्यूचर वैल्यू की जगह क्या निकालना आना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल अभी आप लोगों से बनवाता हूं। हमने गुड सोल्ड किया है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। 1,20,000 का
ये इस बार हम थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं कि हमें कस्टमर ने बोला कि वो हमें इंस्टॉलमेंट पे करेगा। आप लोग कैलकुलेटर्स पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सेल पे करना है। इंस्टॉलमेंट वन, टू, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे। अब वो इंस्टॉलमेंट हमें 1 ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में पे करने वाला है 50-50। आपको ये बताना है रेवेन्यू कितनी होगी और फाइनेंस इनकम कितनी होगी अगर मैं यहां पर इंटरेस्ट की रेट 12% ले ले। चलो जरा मुझे टेबल बना के अभी बताओ बेटा। शुरू हो जाइए। मुझे चाहिए रेवेन्यू का टोटल आप लोगों से, रेवेन्यू का टोटल और फाइनेंस इनकम का टोटल। मैं तो अपना कर रहा हूं, आप लोग करिए अपना। मैं जो कर रहा हूं उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आपको तो ये चेक करना है कि टोटल रेवेन्यू, आपको टोटल रेवेन्यू देना है मुझे 168 टोटल रेवेन्यू। दिस इज द रेवेन्यू टोटल। और सीधे हम 1,50,000 माइनस दिस कर दें तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ जाती है, फाइनेंस इनकम। इज इट क्लियर? कई बच्चों ने उठा के 30,000 लिख दिया। एग्जैक्ट फिगर चाहिए एग्जामिनर को, राउंड ऑफ नहीं चाहिए कि 120, 91। अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं तो पहले साल की फाइनेंस इनकम, दूसरे साल की फाइनेंस इनकम, तीसरे साल की फाइनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको बनाते आना चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल एग्जाम पास करनी है तो। क्या सभी को क्लियर है? हमने कुछ भी ऐसा कोई एडवांस लेवल का कुछ नहीं पढ़ा। रेवेन्यू और फाइनेंस इनकम को हमने डिफरेंशिएट किया है, दैट्स ऑल। सर एग्जाम में एक्सेल मिलेगा, हाँ बेटा। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं एग्जाम में आपको एक्सेल मिलेगा, वहां पर आप एक्सेल पे इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको अब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट देंगे। अभी तक कस्टमर क्या बोल रहा था, मैं हर हर ईयर के एंड में आपको 50 दूंगा, वही कस्टमर बोलता है मैं आपको एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इकट्ठे पैसे दे दूंगा 1,50,000। चलो आपने दो चीजें, इंटरेस्ट रेट 10% है। आपने मुझे इंटरेस्ट और रेवेन्यू दोनों बताना है। डी कॉलम वाली कौन सी, ये फर्स्ट, ये कैसे आई है ये वाली? ये प्रेजेंट वैल्यू बेटा।
ये एग्जाम में कई बार आपको गिवन होगी। अभी प्रेजेंट वैल्यू भी समझाऊंगा मैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा, आपका कस्टमर बोलता है कि मैं आपको हर साल 50 नहीं देना चाहता, मैं आपको सीधे तीसरे साल के एंड में आऊंगा और 1,50,000 दे दूंगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है। कितना आपने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया है, कितना आपने रेवेन्यू चार्ज किया? तो सर ये सब मानते हैं कि दिस दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो हमको पता है कि सर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर लगा रहे हैं सर आप 3। बस इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है आपने। फ्यूचर वैल्यू आपको 1,50,000 दी है, इक्वल टू लगाइए, प्रेजेंट वैल्यू यहां लिखिए, 1 + r 0.10 करिए, उसकी पावर कर दीजिए आप 3। अब आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा? 1,50,000 में फॉर्मूले के तरीके से लिख रहा हूं, 1.10 की पावर 3। कोई दिक्कत है किसी को? ये आपकी क्या है? रेवेन्यू है। ये आपकी फाइनेंस इनकम। कितने बच्चों का ठीक था ये आंसर? कैलकुलेशन आपको समझ में आया या आपको लॉजिक भी समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कि सर हमने कर लिया, एक्सेल बना लिया, उससे क्या होना है? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू फाइनेंशियल मॉडलिंग। मैं आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये फाइनेंशियल मॉडल मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अब आप समझे कि नहीं, लॉजिक बचे कि नहीं बचे, समझे कि सर हम जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो फ्यूचर में रिसीव कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो चीज रिसीव कर रहे हैं उसमें तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है। चलो अगर आपको समझ में आया तो फर्स्ट ईयर की फाइनेंस इनकम बताओ इसी क्वेश्चन में। फर्स्ट ईयर फाइनेंस इनकम। फिर मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा। सर 10% रेट था ना। तो आपने किसी सोचो, आपने कस्टमर को बोला कि यार अगर अभी पैसे देते हो तो मुझे कितना दे दो, 1,12,697। उसने बोला नहीं दूंगा अभी, तो आपने क्या बोला, चलो पहले साल का इंटरेस्ट दो। तो इक्वल टू दिस +10%, सीधी बात। आप उससे क्या बोलोगे? दिस इज योर फर्स्ट ईयर फाइनेंस इनकम। बात समझ में आ गई? दिस इज योर फर्स्ट ईयर फाइनेंस इनकम। अब उसने आपको फर्स्ट ईयर के एंड में भी नहीं दिया, तो आपने बोला चलो ठीक है, इससे अपन एक काम करते हैं और ले लेते हैं 10%। ये आपकी सेकंड ईयर की इनकम। सेकंड ईयर तक आपको उससे इतना पैसा लेना। अब आपको पता है वो तो थर्ड ईयर के एंड में देने वाला है, तो इंटू 10%। आप टोटल लगा के देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली वही आ जाएगा। आ गया 150। दिस इज योर फर्स्ट ईयर इनकम, दिस इज योर सेकंड ईयर इनकम, दिस इज योर थर्ड ईयर, दिस इज योर फाइनेंस इनकम। कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक या आसान है? फाइनेंस इनकम, फाइनेंस इनकम, फाइनेंस इनकम। आप सोचिए कितना लॉजिकल है। अब इसमें रिपीट क्या करना है बेटा? फिर से रिपीट कर दो, कई बच्चे बोल रहे हैं।
सिंपल सी बात सोचिए कि आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको बोला भैया मैं तो आपको 1,12,697 में गुड्स सेल करना चाहता हूँ। उसने बोला मैं अभी नहीं पेमेंट दूंगा। अच्छा, कब दोगे? बोले 3 साल बाद। तो आपने पहले साल का इंटरेस्ट लगा दिया, इसी के ऊपर लगेगा ना पहले साल का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जोड़ के आपका फिर से वैल्यू आ गया, फिर आपने उसने सेकंड ईयर का आपने इसे इंटरेस्ट लगा लिया, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना। आपने ये जोड़ा, फिर इसके ऊपर ले लिया, इसके ऊपर 10% लगा लिया, 150। अब सर हम इसकी जनरल एंट्री समझे तो। जनरल एंट्री, अब हम अकाउंटेंट बन जाते हैं। बताओ, जब आपने कस्टमर को गुड सेल कर दिया, क्या जनरल एंट्री पास करते हो? फर्स्ट ईयर जनरल एंट्री। तो सर पहले जनरल एंट्री तो होनी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर वो तो सिंपल है, वो तो यही होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आपने कस्टमर को माल बेच दिया, दिस इज योर सेल्स। अब फाइनेंस की इनकम इमीडिएटली सेल के टाइम बुक करें, या 1 साल बाद बुक करें जब पैसा? फाइनेंशियल इनकम क्या इमीडिएटली बुक होती है? माल बेचते समय होती है, 1 साल बाद करता है कोई इंसान। क्योंकि कस्टमर अगर कल को वापस पैसा देने आ जाए तो आप तो उससे कैश लेके इसको क्रेडिट कर दोगे ना, तो अब उसने 1 साल तक पैसा नहीं दिया। तो अगेन ए आर डेबिट टू, टू क्या होना चाहिए? टू फाइनेंस इनकम। वो कितनी होगी पहले साल की इनकम? ठीक है, ये एंड ऑफ दी। चलो कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है, वो आपका थर्ड ईयर की जगह इमीडिएटली अभी फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट कर देता है। बताओ जनरल एंट्री क्या करो? गोदागादी ना करो बेटा। अमाउंट के साथ चाहिए मुझे, अमाउंट के साथ में, विथ अमाउंट। फाइनेंस इनकम और अनअर्न्ड इनकम में फर्क होता है बेटा, वो भी समझाएंगे आपको। फाइनेंस इनकम और अनअर्न्ड इनकम में फर्क होता है। जल्दी अमाउंट के साथ बताइए। कस्टमर ने पहले साल के एंड में पैसा दे दिया, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ए आर। अब आपने अमाउंट बताना है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर ये दोनों पैसा देगा ना, तो इसको जोड़ के लिख दो, क्योंकि आपने यहाँ पे भी ईयर डेबिट किया, यहाँ पे भी ईयर डेबिट किया। क्लियर है? सिर्फ जनरल एंट्री नहीं आना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए, हर चीज का लॉजिक आना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू बिकम ए सीपीए, if you really want to pass CMA exam, if you really want to crack the IFRS exam, calculation is a secondary part, logic plus calculation दोनों आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों। और मैंने आपको दोनों बताए हैं। चलो आप मुझे प्रूफ करो कि आपको सब कुछ आ गया। थर्ड ईयर के एंड में क्या जनरल एंट्री होगी विद अमाउंट? थर्ड ईयर एंड जनरल एंट्री विद अमाउंट चाहिए, आई वांट विद अमाउंट। थर्ड ईयर के एंड में विद अमाउंट जनरल एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
थर्ड ईयर के एंड में सर एक ही जनरल एंट्री होनी चाहिए। थर्ड ईयर के एंड पर आप बोल रहे हैं कि आपको आपका कस्टमर पैसा दे देता है, कैश या बैंक को आप डेबिट करोगे, टू एआर को क्रेडिट करोगे, और मैं जानना चाहता हूँ एआर कितने से क्रेडिट करवाओगे आप? 150 से। तो एग्जामिनर कई बार आपसे एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछे, सेल्स के टाइम पे रेवेन्यू बताइए और फाइनेंस इनकम बताइए, एमसीक्यू में पूछे तो क्या आंसर लिखोगे? चलो, आंसर आपका आ जाना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि सर एट द टाइम ऑफ सेल्स फाइनेंस इनकम जीरो होगी, रेवेन्यू सर वो जो आपने रिकॉर्ड करी थी ये? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जामिनर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जब आप सीपीए या सीएमए की एग्जाम देंगे, उसमें आपसे ये पूछे सेकेंड ईयर की रेवेन्यू बताओ और फाइनेंस इनकम बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं इसका वेट कर रहा हूँ। जल्दी। सर वेरी इजी। हम रेवेन्यू बोलेंगे जीरो, लेकिन हम फाइनेंस इनकम इस जरूर इस साल बोलेंगे ये वाली। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल कोर्स। यहाँ लॉजिक से ही पास हो सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आप सोचिए, हमने एक छोटी सी चीज से इतना घुमा फिरा के पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, फाइनेंस, रेवेन्यू, मल्टीपल चॉइस को सब खत्म कर दिया बेटा। अब एग्जामिनर के पास कितनी सारी चॉइस है फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट की इनकम, सर रेवेन्यू जीरो क्यों? रेवेन्यू आपने इमीडिएटली सेल्स के टाइम रिकॉर्ड कर चुके हैं। फाइनेंस इनकम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके जैस्मिन, जब हम ऑलरेडी 1,12,697 की रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वाई वी विल अगेन रिकॉर्ड द सेकेंड ईयर में रेवेन्यू? तो सेकेंड ईयर में तो रेवेन्यू जीरो होगी, बट लास्ट ईयर में फाइनेंस, सेकेंड ईयर में फाइनेंस इनकम हमारी होगी, क्योंकि फाइनेंस इनकम हम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करते हैं। एक छोटा सा असाइनमेंट आपको एडवांस में दे रहा हूं, या इसको मैं असाइनमेंट के रूप में बदल रहा हूं, इसलिए मैं इसको